जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख 8 मार्च और दिन है शुक्रवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है ना। तो चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर इसको देख लीजिए, फिर आगे हम लोग को पढ़ने में सुविधा होगा। क्या है, जीवन सुरक्षा योजना किस देश में शुरू किया गया। एक तरह से ये बीमा है और अपने तरीके का जो भारतीय मजदूर जो प्रवासी हैं, ठीक है, और सबसे अधिक जो मजदूर प्रवासी जहां रहते हैं वहीं पे ये किया गया है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये योजना आपके लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। अवमूल्यन का तात्पर्य ये होता है कि कोई देश अपना मुद्रा को क्या करता है, मुद्रा का जो मूल्य होता है उसको डाउन कर देता है, जिससे क्या हो, निर्यात अधिक से अधिक हो। निर्यात अधिक से अधिक होगा तो व्यापार संतुलन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या क्या सब टर्म है, क्योंकि अक्सर हम लोग को इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे, किस राज्य सरकार समर्थित ओटीटी यानी ओवर द टॉप होता है, ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म को क्या किया है भैया, सीपेस नाम से क्या किया है, स्पेस नाम से लॉन्च किया है। तो कौन सा स्टेट है कि ऐसा किया है। यहाँ पे आपका नेट भी शुरू हुआ था, यहाँ पे नेट के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल भी कर दिया गया। आप समझ जाइए, अपने इंडिया की स्टेट की बता रहे हैं, कितना जो है अपना पब्लिक का ख्याल रखता है वो देश, मतलब वो स्टेट। स्वदेश दर्शन योजना का दूसरा चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, ठीक है। भारतीय डायस्पोरा चलो अभियान भी शुरू हुआ है। ये सारा चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो नीति आयोग के प्लेटफॉर्म से ये सारा चीज किया गया है। चलते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। यहाँ से देखिए, क्रिकेट से आज का आपका बहुत इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात है, सबसे अधिक 1000 रन बनाने वाले भारतीय हो गए हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद है ना, सबसे अधिक महिला जो गेंदबाज है, जो सबसे फास्ट जो है बॉल फेंकी है, ठीक है ना, वो किस देश की है, क्या नाम है, वो देख लेंगे। और ये सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। उससे बात बताइए। चलिए, गोल्फ एसोसिएशन का जो एक पुरस्कार होता है वो भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। देश का पहला GAI, ठीक, मतलब GAI कहने का मतलब क्या होता है, जेनरेटिव, ठीक है। तो आपको कहीं पे AI भी मिलेगा तो लफड़ा नहीं लेना है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अपने भारत में पहली बार स्कूल में जो है AI टीचर क्या भैया लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बिल्कुल भी जानने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, अगला लोकल करेंसी में व्यापार के लिए RBI ने किस देश के साथ क्या भी किया भाई, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर यानी MOU पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया। ये कल ही किया है। भारत के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है भाई, शक्तिकांत दास, ठीक है। और जिस देश के साथ समझौता हुआ है उस देश के क्या भाई, केंद्रीय बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा कल हस्ताक्षर हुआ है, जो अपना लोकल करेंसी में क्या होगा, व्यापार होगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है। तो समझ गए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग अपने किस पे, मुद्दे पे। मुद्दा क्या है भैया, जीवन सुरक्षा योजना किस देश ने शुरू किया है, ठीक है। तो एक तरह से क्या की, एक तरह से ये क्या है, एक तरह से आपका बीमा है, ठीक है। क्या कहिएगा, जीवन बीमा सुरक्षा योजना, ठीक है। यहाँ पे बीमा कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा सा लिख लीजिएगा। या जीवन सुरक्षा योजना भी आपको मिलेगा, ज्यादातर बीमा आपको आपके सुविधा के लिए हम बता रहे हैं। जीवन सुरक्षा योजना किस देश ने शुरू किया, तो ये UAE ने किया है। देखिए UAE में हम लोग के यहाँ का लगभग आप अगर देखते चलिएगा तो कितना प्रवासी, सबसे अधिक प्रवासी अगर मजदूर कहीं रहता है तो आपका UAE में लगभग कितना रहता है, 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। उस 35 लाख में से 65% ऐसे प्रवासी हैं, 65%, यानी इस 35 लाख में ये टोटल क्या कहिएगा, UAE में 35 लाख क्या रहते हैं भैया, अपना प्रवासी भारतीय रहते हैं। उसमें से 65% ऐसे लोग हैं जो किस पे, जो उद्योग होता है, ठीक है, कारखाना होता है, वहां पे काम करते हैं। जब ये काम करेंगे तो कोई ना कोई आकस्मिक घटना हो ही जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई गिर गया, किसी का मृत्यु हो गया, कोई विकलांग हो गया, किसी का हाथ कट गया, होता है ना ऐसा, इस तरह का होता है। तो वहां की सरकार के द्वारा कोई भी इस तरह का कोई भी जो आपका एक वित्तीय सहायता होता है वो चीज नहीं दिया जाता। तो पहली बार इस बार वो क्या किया है, वहां की सरकार ने, UAE की सरकार ने क्या किया है भैया, कि आप प्रत्येक वर्ष जो है कितना रुपया, जो भी व्यक्ति 18 साल से, कितना साल से कहिएगा, जो भी व्यक्ति, यहाँ पे कहाँ चला गया, जो भी व्यक्ति 18 साल और 70 साल के बीच होगा वो क्या कर सकता है, प्रत्येक वर्ष यानी आपका 37 रुपया से 72 रुपया तक क्या कर दीजिए, प्रीमियम दिरहम है ये, ठीक है, क्या कहिएगा, दिरहम जमा कीजिए। और आपका अगर ऐसा कभी कोई घटना होता है, कभी आपके साथ ऐसा कोई चीज हो जाएगा, और जानते हैं जो नेचुरल डेथ होता है उसमें भी रुपया देगी इस योजना के तहत। कौन सरकार, UAE के सरकार, ठीक है। तो UAE के साथ और भारत के साथ अभी बहुत अच्छा संबंध है। UAE में अभी हम लोग का क्या, बहुत बड़ा BAPS का बहुत बड़ा मंदिर भी उद्घाटन हुआ था। वहां के ये आपको जो है जावेद अल नायान जी यहाँ पे भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं। वहां पे हम लोग UPI लॉन्च किए हैं, UPI भारत का जो है वहां पे लॉन्च हुआ है। वहां पे दिल्ली IIT का क्या कैंपस भी खुला है, ठीक है। इतना सारा जो भी बोले है ना, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो UAE के साथ अभी हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है। तो वहीं के सरकार ने भारतीय प्रवासी जो मजदूर होते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, तो उसके लिए ये आपका
योजना लेके आया है। समझ गए मेरी बात? कितना साल होना चाहिए? 18 से 70 वर्ष होना चाहिए। और कितना दिरहम प्रत्येक वर्ष जमा करना पड़ेगा? 37 दिरहम से लेकर 72 दिरहम तक के बीच जमा करना है। और आपको जो है अगर ऐसा आकस्मिक घटना हो जाता है तो आपको समझते हैं 169 करोड़ रुपया भारतीय रुपए के हिसाब से दिया जाएगा और दिरहम में 75,000 दिरहम दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए क्या क्या सरकार कर रही है। यूएई सरकार ने इस योजना के तहत विशेष तौर पर कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। समझ गए? उद्योग हो या कारखाने हो, वही के जो श्रमिक होंगे उसी को ये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि कोई जो है वहां पे बिजनेस कर रहा है उसको दिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। जो मजदूर होंगे वही उसी को दिया जाने वाला है। ठीक है, श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना में पैकेज के उद्देश्य में वहां पे काम कर रहे भारतीय नागरिक को प्राकृतिक और आकस्मिक दोनों मौतों पर कवरेज उपलब्ध करना है। ठीक है, जो प्राकृतिक मान लीजिए कि कोई ऐसे ही है, कोई नेचुरल डेथ हो गया, ठीक है, वहां पे भी देगा। और आकस्मिक अगर आपका फैक्ट्री में हो या रोड में हो या कहीं पे कोई बिल्डिंग भवन में आप काम कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है तो आपको ये दिया जाएगा, करा जाएगा। स्वाभाविक मृत्यु के मामले में भी क्या है, बीमा का प्रावधान किया गया है। यूएई के में कितना है? 35 लाख भारतीय, जो आपको बता चुके हैं कि वहां पे टोटल 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 65% ऐसा है जो औद्योगिक श्रमिक है। प्रवासी श्रमिकों का ये क्या है भाई, सबसे बड़ा समूह है। तो समझ जाइए, अगर कोई कहेगा कि प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा समूह किस देश में रहता है तो क्या कहिएगा, यूएई में रहता है। प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा समूह कहां पे रहेगा? यूएई। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में आप सुने होइएगा कि इजराइल वाले भी भारतीय को मांगा है श्रमिक के रूप में। तो बहुत सारे हरियाणा पंजाब के लोग बहुत सारे क्या कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कहां पे, इजराइल में जाके मजदूरी करने के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल का जो स्थिति है, इस स्थिति में ये कहिएगा प्रवासी श्रमिकों का सबसे अगर बड़ा समूह किसी देश में रहता है तो यूएई में रहता है। वहीं के सरकार अपना मजदूर के लिए ये सारा चीज किया गया। ठीक है, तो आकस्मिक मौत की स्थिति में कितना दिया जाएगा? आपको तो बता ही दिए, 1.69 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये कौन पात्र होंगे? 18 से 70 वर्ष के लोग पात्र होंगे। थोड़ा यूएई को देख लीजिएगा। देखिए यूएई जो है ना आपका खाड़ी देश में आता है, ठीक है ना। और इस देश का विशेषता ये है कि कहाँ गया भाई, मैप नहीं है क्या? थोड़ा यूएई को देख लीजिए। यूएई से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई अमीरात में मिलकर के आपका यूएई बना हुआ है। ये आपका यूएई है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, इधर ओमान है, इधर सऊदी अरब है और ये इधर फारस की खाड़ी है। ठीक है, आपका 7 अमीरात है इसमें। ठीक है, तो 7 अमीरात में सबसे पहले क्या कहिएगा, अबू धाबी है, दुबई है, अजमान है, फुजैरा है, उम्मुल कुवैन है, रसूल खैमा है। ठीक है, इतना तो बिल्कुल भी याद ही रखिएगा। ये 7 अमीरात मिलकर के आपका यूएई बना है। इसका राज्य आपका क्या है, फारस की खाड़ी के पास अपना, अगर वाटर बॉडी कोई कहेगा तो सीमा साझा करता है। ठीक है, ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पे हार्मुज जल संधि है और इधर आपका कहिएगा ओमान की खाड़ी है। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच जो जल संधि होगा वो क्या कहिएगा, हार्मुज जल संधि है। कौन सा जल संधि कहिएगा, हार्मुज जल संधि है। समझ गए? 7 अमीरात मिलकर के बना है। बहुत बार आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अमीरात यूएई में नहीं है। तो यूएई में क्या क्या बोले हैं, याद रखिएगा आपने, याद से अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, फुजैरा है, उम्मुल कुवैन है, रसूल खैमा है। ठीक है, फुजैरा है, ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। बहुत बार पूछ लेता है और आदमी फंस जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? ठीक है, तो पहले मुद्रा का अवमूल्यन को समझिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। अवमूल्यन कहने का मतलब है, देखिए भारत भी किया है, भारत भी किया है। अवमूल्यन कहने का मतलब है कि कोई भी देश अपना जो मुद्रा का जो मूल्य होता है ना भाई, मुद्रा का मूल्य देखिए, पहले इंटरनेशनल मुद्रा समझते हैं। मान लेते हैं डॉलर है, ठीक है, कितना डॉलर है भाई, $1 है। ठीक है, $1 के मुकाबले अभी जो है कितना है, $1 कितने रुपया के बराबर है, मान लीजिए कि 50 रुपया के बराबर है। कितना रुपया के बराबर है, 50 रुपया। अब हम लोग क्या कर दिए, अवमूल्यन कर दिए। अवमूल्यन कर दिए तो अब $1 कितने के बराबर होगा, तो क्या कहिएगा, अब 60 रुपये के बराबर हो गया। यानी पहले $1 को खरीद सकते थे 50 रुपया में, अब उसी डॉलर को खरीद रहे हैं कितना रुपया में, 60 रुपया में। तो क्या होगा, मुद्रा का जो मुद्रा का हम लोग का मूल्य है उसका मूल्य गिरा कि नहीं गिरा। तो मुद्रा का मूल्य गिरा देती है कौन, सरकार। क्यों गिराती है, जब मुद्रा का मूल्य गिरा देंगे तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, जो अपना निर्यात होता है तो निर्यात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब निर्यात में लोग इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, निर्यात करेंगे, यहाँ से अपना देश का क्या हो जाएगा, जो भी व्यापार है व्यापार में निर्यात की भागीदारी बढ़ेगी। जब निर्यात की भागीदारी बढ़ेगी और आयात की भागीदारी क्या हो जाएगी, कम होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यापार संतुलन होगा। व्यापार संतुलन करने का क्या मतलब है, व्यापार संतुलन कहने का मतलब ये होता है कि निर्यात क्या हो, अधिक से अधिक हो और आयात कम से कम हो। जितना ऐसा होगा उतना आपका क्या बोला जाएगा कि आपका व्यापार क्या है भाई, संतुलन है। ठीक है, मतलब नेगेटिव में नहीं है। तो ऐसा करने के लिए बहुत सारे देश क्या करती है, मुद्रा का अवमूल्यन करती है, जिससे क्या हो, आपका देश का जो अर्थव्यवस्था है वो बना हुआ रहता है। तो सरकार अपना इसी भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत बार क्या करती है, मुद्रा का अवमूल्यन करता है। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट भी बना के पूछता है कि मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है, निर्यात बढ़ता है, आयात बढ़ता है, भुगतान संतुलन होता है,
ठीक है, व्यापार संतुलन घटता है, व्यापार संतुलन बढ़ता है। तो अगर इस टर्म को आप जान लीजिएगा तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा कि अगर हम मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो निर्यात अधिक से अधिक होगा, ठीक है, आयात घटेगा। जब निर्यात अधिक से अधिक होगा, जो व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा क्या होगा, हमारा कम होगा। व्यापार घाटा का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग आयात अधिक कर रहे हैं, निर्यात कर ही नहीं रहे, तो व्यापार घाटा अधिक होगा। अगर हम लोग निर्यात अधिक करेंगे, आयात कम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, व्यापार घाटा कम होगा। तो इस स्थिति में अगर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, आपके देश का करेंसी का क्या है, जो मूल्य है वो कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे कि भाई निर्यात करके लेके जाओ कि बहुत सस्ता में मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे देश करते हैं। तो भारत कब कब किया है, भारत इस तरह का किया है 3 बार। एक बार आपका किया था 1949 में, ठीक है, उसके बाद कब किया था 1966 में किया था, ठीक है, और एक बार आपका कब किया था 1991 में। ये एक ही चरण में 2 बार किया गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, भारत ये किया है। तो हाल फिलहाल में ऐसा करने वाले देश बन गए मिस्र, ठीक है। और मिस्र से क्वेश्चन अभी आपका बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला एग्जाम हुआ था, देख लीजिएगा, आज से कुछ दिन पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और जानते हैं टोटल 19 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 19 क्वेश्चन पूछा है और मैं देखा था, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन हम आपका यहाँ से पढ़ा है। तो मिस्र के राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछा था कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत कब आए थे, ठीक है, वो कौन सा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, मिस्र में कब इलेक्शन हुआ है, मिस्र का कौन सा वाटर बॉडी मतलब साझा करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग का मिस्र के साथ एक अच्छा संबंध रहा है, उसके साथ हम लोग सैन्य अभ्यास भी करते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देख लीजिएगा, अगर कोई दिए हैं तो पता होगा, नहीं दिए हैं तो देख लीजिएगा। आज से 3-4 दिन पहले का घटना है, आपका बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला एग्जाम हुआ था, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा था और मैं उसको जब इलेक्शन हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, ठीक है। चलते हैं आगे। तो हाल ही में क्या किया है भाई, मिस्र किया है। तो मिस्र का राजधानी काहिरा है। ये क्या हुआ है ना, पिछले 2 साल 3 साल में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपना मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। और इस बार कितना प्रतिशत मुद्रा का अवमूल्यन किया था, क्या कहिएगा, 35% मुद्रा का अवमूल्यन किया, ठीक है। तो मिस्र के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में क्या किया, भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से अब तक चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन तो समझ ही गए हैं, मुद्रा का जो मूल्य होता है, जो इंटरनेशनल करेंसी होता है, उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, गिरा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथी बार किया, 35% से अधिक अवमूल्यन किया गया। यहाँ का मुद्रा क्या है भैया, मिस्र का पाउंड है, ठीक है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा में व्यापार होता है, ज्यादातर लोग करते हैं तो क्या आपका डॉलर का ही यूज करते हैं, है ना। अवमूल्यन के बाद अमेरिका डॉलर के मुकाबले में मिस्र के जो पाउंड है 50 रुपया, पहले 39 रुपया था, ठीक है, 34 रुपया है, अभी कितना हो गया, 50 रुपया। अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो $1 बराबर अभी हम लोग का कितना है, $1 बराबर अभी भारतीय अगर रुपया को देखेगा तो भाई 82.9 है, तो 83 मान के चलिए, ठीक है। आपको हर दिन चेंज होता रहता है, कल ही का डाटा ये 82.9 रुपया है, ठीक है, इतना रुपया है आपका अभी फिलहाल, इतना। और आपको एक चीज समझ में आएगा कि जब हम लोग आजाद हुए थे उस टाइम US डॉलर और रुपया का जो है वैल्यू बराबर बराबर था। और हम लोग के जब आजाद हुए थे हम लोग के पास ना कोई कर्जा वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, कोई कर्जा नहीं था, हम लोग किसी से भी उधार उस टाइम नहीं लिए थे, ठीक है। इधर अपना देश को क्या पूंजी बनाने में उधार लेते लेते बहुत ज्यादा उधारी हो गया, है ना। चलिए, तो ये है क्या, मिस्र। मिस्र का राजधानी काहिरा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भैया, तो यहाँ के राष्ट्रपति अभी आपका फतेह अल सीसी है, ठीक है। 2023 के जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसका मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पे हम लोग जो है ना एक्सरसाइज साइक्लोन करते हैं, किसके साथ, मिस्र के साथ। साइक्लोन, अगर कोई कहेगा कि साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके साथ करते हैं, मिस्र के साथ करते हैं। और यहाँ पे आपका भी एक जगह बहुत ज्यादा चर्चा में, रफा बॉर्डर। क्यों रफा बॉर्डर चर्चा में बना हुआ, ये जो ये गजा है ना, देखिएगा ये इजराइल है, ये गजा है ना, ये गजा, ये भूमध्य सागर है। गजा वाला जो क्षेत्र है, इसी का यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आपका युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण सारे गजा के लोग क्या है, उत्तरी गजा के लोग सारे लोग यहाँ पे आकर के रुके हुए हैं, ठीक है, दक्षिणी गजा में। और ये दक्षिणी गजा के पास मिस्र में आने के लिए जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, रफा क्रॉसिंग करते हैं। इसी रफा क्रॉसिंग में आपका अकाल आया हुआ है। लोग सारे लोग, अब एक जगह में, एक छोटा सा जगह में 20 लाख 15 लाख अगर लोग बस जाए क्या होगा। और वहां पे भी बमबारी हो रहा है। तो रफा बॉर्डर को बिल्कुल भी समझते चलिएगा, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। ये आपका सुएज की खाड़ी है, ठीक है। कहाँ चला गया ये आपका सुएज की खाड़ी है। इधर आइएगा तो आपका अकाबा की खाड़ी है और इसको क्या कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। तो ये अगर आपको पूछे कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ है तो यही कहिएगा ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। और ये आपका भूमध्य सागर है, यहाँ पे आपका सुएज नहर है। सुएज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है, जिसको जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। इतना चीज आपको बिल्कुल भी यहाँ चीज पता होना चाहिए। और मिस्र को, काहिरा को क्या नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी इधर से आता है, व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर के आपका नील होता है और ये जाके भूमध्य सागर में आके नील नदी क्या करता है, गिरता है, ठीक है। तो व्हाइट नील इधर से क्या
कहिएगा, एक लेक टाना है वहां से निकलता है, और ब्लू नाइल जो है आपका कहाँ से, विक्टोरिया से निकलता है, और दोनों मिल करके खार्तूम में, सूडान के खार्तूम में जाके मिलता है, और मिलने के बाद ये आपका नील नदी आकर के यहाँ पे आके गिरता है, किसमें, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं जाते हुए, हम ज्योग्राफी पढ़ा नहीं रहे। देखिए जितना भी लोग, अगर आप लोग अच्छा से तैयारी करते होंगे तो ये सारा चीज जो भी बोले हैं वो आपको पता होगा, फिर आपका एक बार क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब रिवीजन के ही चक्कर में देखिए बहुत कुछ पढ़ना होता है आपको जनरल कंपटीशन में, है कि नहीं है। ऑफिसर बनिएगा तो ऑफिसर के लिए बहुत सारा चीज जानना होता है, तो अगर ऐसे आपका रिवीजन होता रहता है तो फिर आपको आसानी हो जाता है। किस राज्य सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए पहले ये समझिए कि ये जो है ओटीटी कहने का मतलब क्या होता है, ओवर द टॉप होता है। ठीक है, और ओटीटी आप इसका इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, पहले इसका चर्चा में आपको बता देते हैं। आपका 54वां इफ्फी हो रहा था, अभी कहाँ पे 54वां इफ्फी हो रहा था, गोवा में। ठीक है, गोवा में इफ्फी क्या होता है, ये इंटरनेशनल फिल्म, है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यही ना होता है इफ्फी। ठीक है, तो इफ्फी आपका 54वां कहाँ पे हो रहा था, गोवा में, और पहली बार इस फिल्म फेस्टिवल में आपको ओटीटी को जोड़ा गया था। ओटीटी को क्या किया था, जोड़ा गया था, ओटीटी पे पुरस्कार दिया, और किसको, कौन पुरस्कार जीता था, तो क्या कहिएगा, पंचायत 2। पंचायत 2 आपका एक वेब सीरीज था, इसी से आपको समझ में आएगा कि हाँ बात तो सही है। तो पंचायत 2, इसी पंचायत 2 में आपको बोलता है ना कि सुन रहा है ना विनोद, तो यही सुन रहा है ना विनोद था, पंचायत 2 को दिया गया था आपका क्या, ओटीटी का। पहली बार इफ्फी में, अगर आपको पूछे कि पहली बार इफ्फी में कौन से आपका जो है सेक्टर को जोड़ा गया, तो वही ओटीटी को जोड़ा गया था। ये क्या है, एक तरह से आपका जो वेब सीरीज देखते हैं, जो मीडिया देखते हैं, मतलब लोकल चीज। ठीक है, तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे अमेजन है, देखते हैं ना जी, प्राइम टाइम, ये सब जो भी चीज आता है वो आपका ओटीटी में आता है। तो पंचायत 2 को क्या मिला था आपका, ओटीटी का सर्वश्रेष्ठ आपका जो है सीरीज मिला था पंचायत 2 को। इसी में आपको ये आपका चर्चा में आया था, इसमें 54वां इफ्फी में चल रहा था। तो उसी ओटीटी में अब केरल सरकार कर रही है, इस तरह का जो भी चीज होगा वहां का क्या हो जाएगा, एक अपना उसका प्लेटफॉर्म होगा, और उस प्लेटफॉर्म में सरकार से समर्थित, मतलब सरकार का चलेगा, सारा चीज सरकारी होगा, कोई चीज आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा करने वाला पहला आपका जो राज्य हो गया है वो केरल हो गया। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है आपका, कि हाँ वही है, विजयन जी है। ठीक है ना, तो वही बिल्कुल भी आप जान लीजिए, पी विजयन है। ठीक है, पिनाराई विजयन कहते हैं उसको, तो पी विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं, उसी के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने देश का पहला सरकारी समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को क्या किया भैया, लॉन्च किया है। केरल स्टेट में फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। देखिए ये समझिए कि केरल स्टेट का जो आपका फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वहां का सरकार के द्वारा ये आपका चलता है। और इसका मकसद क्या होता है, जो मलयालम फिल्म है ना, मलयालम फिल्म है, उसके जो भाषा है उस सारे चीज को डेवलप के लिए उसका यही काम करते, कौन करती है, तो क्या कहिएगा, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है, केरल स्टेट फिल्म कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट करता है। तो उसी के द्वारा आपका सी स्पेस क्या किया जाएगा, प्रबंधित किया जाएगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर अवार्ड क्या क्या देख सकता है लोग, इसमें देख सकता है अवार्ड विनिंग चीज देख सकता है, फिल्में देख सकता है, शॉर्ट फिल्म देख सकता है, डॉक्यूमेंट्री देख सकता है, और अन्य कंटेंट देख सकता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं ओटीटी में, तो जैसे आपका अमेजन है, प्राइम टाइम है, सब देखते हैं, तो क्या शुल्क देना पड़ता है, 600 रुपया महीना, 300 रुपया महीना, आप उसका क्या लीजिए, मेंबरशिप बनिएगा तब जाके दिखेगा। मगर ये स्टेट में क्या है, क्योंकि देखिए ऐसा करने का कारण क्या है, इसके पास ना आपको पता होना चाहिए 2019 में, या तो लिखिए दिए हम, 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया गया है। अगर आपको पूछ दे कि भारत का कौन सा स्टेट है जहां पे इंटरनेट मूल अधिकार में शामिल किया गया, तो आप क्या कहिएगा, केरल कहिएगा। और यहाँ का खुद का इंटरनेट सेवा है। 2023 में पूरा केरल में जो है ना आपका फाइबर बिछा दिया गया, और जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं या आपका नौकरी करते हैं, ठीक है, उसको इस तरह का मूलभूत सुविधा, इंटरनेट सुविधा उसके घर तक सरकार की तरफ से मुहैया किया गया है। कब ये हुआ है, 2023 में। तो खुद का इंटरनेट वाला स्टेट क्या कहिएगा, केरल कहिएगा। और वहां पे इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार भी घोषित किया गया, और फाइनली वहां पे आपका ओटीटी भी शुरू कर दिया। इस ओटीटी में आपका ये सारा चीज दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, फिल्म दिखेगा, अवार्ड दिखेगा, डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकता है, अन्य कंटेंट देख सकता है, ऐसा करने। और उसका नाम क्या रखा है, सी स्पेस रखा है। ठीक है, सी स्पेस। एंड्रॉइड और क्या आपका जो एंड्रॉइड मूवी है वहां पे भी आपका वो डाउनलोड आ सक, मतलब वो आपका प्लेटफॉर्म आपको आएगा, और iOS में भी ये आपका उपलब्ध है। ठीक है, यूजर्स क्या करेगा, अगर कोई फिल्म देखना है, मान लीजिए कोई मूवी कल आपका रिलीज हुआ, ठीक है, उस फिल्म को देखना है तो 75 रुपया दीजिए और एक फिल्म आप देख सकते हैं। तो ये सारा आपका क्या है, सुविधा किया गया है। किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, पी पिनाराई विजयन है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, और ये अभी चर्चा में और हाल फिलहाल में क्यों है, क्योंकि अभी देखिए हम लोग जो है ना लक्षद्वीप में सैन्य बेस जटायु को कमीशन कर ही दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मिनी के पास हम लोग क्या कर रहे हैं, सैन्य बेस अपना नौसैनिक का अब
अब मतलब सैन्य अड्डा खोल रहा है, कहाँ पे, मिनिकॉय में, ठीक है, जो कहा है मालदीव के बगल में, और मालदीव के साथ हम लोग का अच्छा रिश्ता चल नहीं रहा है, तो इस स्थिति को बिल्कुल भी देखते चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो है ना वहाँ का जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मालदीव से बहुत नजदीक में है, ठीक है, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्वदेश दर्शन योजना का दूसरा चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से शुरू किया? देखिए, स्वदेश दर्शन योजना आपका सबसे पहले आया था कब? 2014-15 में। इसका स्वदेश दर्शन योजना का क्या है, जो भी पर्यटन सर्किट है उसको क्या करना है, एक सर्किट में जोड़ना है ना, और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना, इसको तो बिल्कुल भी एकदम ध्यान दीजिएगा। तो पहली बार स्वदेश दर्शन योजना कब आया था, क्या कहिएगा? 2014-15 में आया था, और इस बार जो है अभी जो लॉन्च किया गया है, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग के कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर गए हैं, पहली बार धारा 370 हटने के बाद, ठीक है, यानी 31 अक्टूबर 2019 के बाद, ठीक है, पहली बार, है ना, जब अलग अलग दो बन गया, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख अलग बन गया, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी गए, तो ये क्या है, उसका बहुत विशेष यात्रा है, इसको याद रखिएगा। वहां पे गए थे, वहां पे जाकर के बहुत सारे विकास कार्य का भी उद्घाटन किया, और फाइनली दूसरा चरण का जो है आपका क्या किया, स्वदेश दर्शन योजना का भी उद्घाटन वर्चुअली किया गया, ठीक है। तो कहां से किया है? जम्मू कश्मीर से किए हैं। यहाँ से संबंधित जो भी चीज है आपको बिल्कुल भी हम बता देते हैं। देखिए, पर्यटन को विकास करने के लिए, ठीक है ना, एक सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, उस सर्किट में जैसे जो भी नदी, जो भी आपका जो है नदी होता है ना, नदी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब, जो नदी है उसके बगल में जो भी पर्यटन स्थल है उसका क्या करना है, विकास करना है, उसके बगल में आपका रिजोर्ट खोलना है, होटल बनाना है, ठीक है, गेस्ट हाउस बनाना है। अब नदी के किनारे पर्यटन स्थल है तो लोग आएगा ही आएगा, तो आएगा तो रहेगा कहाँ पे, तो इस तरह का विकास करना है, किस योजना के तहत? तो यही स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो स्वदेश दर्शन 2 का योजना का जो है वर्चुअली शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कितना भैया, 14,000, कितना कहिएगा, ठीक है, 1,400, ठीक है, 1,400 करोड़ रुपए का, ठीक है, से अधिक का जो है 52 पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं को लॉन्च किया है। इसमें से, ठीक है, खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट के साथ ग्वालियर और इस योजना के तहत चुना गया है। ग्वालियर के स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम्स के बाहर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा मंत्री कौन था भाई? प्रद्युम्न सिंह तोमर, और पूर्व मंत्री कौन है भैया? माया सिंह के साथ ये मध्य प्रदेश में टूरिज्म विभाग के अलावा अधिकारी मौजूद थे, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है जम्मू कश्मीर में इस चीज का घोषणा की। तो स्वदेश दर्शन योजना बिल्कुल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपका एक बांग्लादेश में एक इसके बारे में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले, तो बांग्लादेश का जो वहां पे हम लोग का जो राजनयिक है, वहां पे भी आपका एक अभी योजना चला था इसी टूरिज्म को लेकर के। क्या था? देखो, ये उसका नाम था, इसको तो ये रखिएगा, चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान, ठीक है। अगर आपको पूछे कि चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान लॉन्च कहां से किया, तो क्या कहिएगा? बांग्लादेश से किया गया। बांग्लादेश से वहां के हम लोग का जो है उच्चायुक्त है डायस्पोरा से, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी भारतीय उस देश में रहता है तो वो क्या करेगा, वहां के उस देश के नागरिक को कम से कम 5 व्यक्ति को कहेगा भाई चलो अपना देश, ठीक है, जाके चलो भारत चलो, वहां पे देखो बहुत अच्छे अच्छे चीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे नदी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो पुराना ऐतिहासिक स्थल है, धरोहर है, ठीक है। तो इस तरह के अभियान का नाम क्या रखा गया है? चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान। कहां से शुरू किया? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, याद रखिएगा। वहां पे अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, बहुत विवाद में था, ठीक है, और इस विवाद को लेकर के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहां से शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश से कहिएगा। वहां पे जो हम लोग का राजनयिक है वहां से, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कल इसके बारे में बात बोले हैं, ठीक है। चलो इंडिया ग्लोबल, और यहाँ पे वेडिंग के भी बारे में बोले हैं। तो ये सब जो भी चीज खासकर पर्यटन से संबंधित जो भी चीज ये बोलते हैं, इसको बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। देखो अपना देश दर्शन योजना तो बोल ही दी है, स्वदेश दर्शन योजना। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस टूरिज्म क्या है? डेस्टिनेशन पोल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कल प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे इसको, इसके बारे में। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल, ठीक है। तो ये सारा चीज किसके लिए किया जा रहा है भैया? टूरिज्म के लिए किया जा रहा है, जो हम लोग के लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना हो या डायस्पोरा अभियान वाला, ठीक है, डायस्पोरा अभियान देखिएगा ना कोई एग्जाम में आपको पूछ लेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है। देखिए हम लोग के यहाँ पे जो है ना, चलिए आपको अच्छा से हम बताते हैं। तो नीति हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग का जो यहाँ पे देश चल रहा है, कितना 4 ही पिलर पे तो चल रहा है। वो 4 पिलर कौन कौन है? फिजिकल है, सोशल एंड डिजिटल अवसंरचना है, समावेशी
ठीक है, समृद्धि है, विनिर्माण को बढ़ावा देना और क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में कहने का मतलब ये है कि जो पुराने जो भी आपका आर्थिक कानून है या जो भी कानून है उस सारे चीज को क्या करता है मॉडरेट करना। देखिएगा ना अभी हाल फिलहाल में आपका सारा चीज को आईपीसी को चेंज कर दिया गया, डाक अधिनियम को चेंज कर दिया गया, दूरसंचार अधिनियम को चेंज, तो यही है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक क्या है एक प्लेटफॉर्म में सरकार लाना चाहती है। ठीक है, और इसी में आपका नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म में ये सारा चीज को सिंप्लीफिकेशन के लिए अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस समय सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी है कितने पिलर में चल रहा है भाई, सरकार की जो पॉलिसी है 4 पिलर पे खड़ा है, वो 4 पिलर आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उस 4 पिलर में से सबसे जो इंपॉर्टेंट अभी पिलर चल रहा है वो पिलर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब ये है कि कोई भी नीति निर्धारण हो वो बहुत आसान से आसान हो। ठीक है ना, जो भी अंग्रेज के समय का पुराना कानून हो या पुरानी चीजें हैं उसको क्या करना रिप्लेस करना है, रिप्लेस करके उसको नया तरीके से जो आज का मांग है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, यही सारे इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं भैया, यही आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है भैया, प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स है। ये कहां पे लॉन्च किया गया है, तो आपका नीति आयोग के प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया किसने, अश्वनी वैष्णव। ये कौन है भैया, तो ये हम लोग के संचार मंत्री हैं, ये हम लोग के रेल मंत्री हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, ये सारे चीज अश्वनी वैष्णव जी हैं, इसी के द्वारा किया गया। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म सिंप्लीफिकेशन पर ही आधारित है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दे नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म किस पर आधारित है तो क्या कहिएगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है तो क्या कहिएगा सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग है, जो 4 पिलर आता है उस 4 पिलर में से एक पिलर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, और उसी सिंप्लीफिकेशन में ये सारा चीज जो आपको हम बताएं वो सारा चीज होता है। देखिए अपने भाषा में चीजों को समझिएगा ना, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ज्यादा टाइम तक हम तो रटने वाला चीज ना बता सकते हैं, ना हम बताते हैं, ना हमको खुद समझ में आता है। ठीक है, इसी वजह से अपने भाषा से चीजों को समझिए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहेगा। तो क्या कहिएगा आर्थिक कानून को सरल बनाने के लिए नीति आयोग ने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। ठीक है ना, क्या कहिएगा जो आर्थिक कानून है, जो सिंप्लीफिकेशन है, जो पुरानी कानून है, उसी को क्या करेंगे भैया, उसी को इंप्लीमेंट करके लिए मतलब सुविधा आपके लिए सुविधाजनक हो उसके लिए आपका ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है नीति आयोग। चलिए नीति के बारे में बताते हैं। तो नीति आयोग जानते हैं योजना आयोग के बाद योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में। आपका ये जो है नीति का स्थापना, नीति यही ना होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये ना होता है। ठीक है, तो इसको नीति को याद रखेगा। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष अभी इसके सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी है। ठीक है, सुमन बेरी पूछ लेता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसे तो आप लोग जानते ही होइएगा। इसके सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ, इसके सीईओ है वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, क्योंकि देखिए नीति आयोग का बहुत सारा रिपोर्ट आता है। आज जो बोल रहे हैं कि 25 करोड़ गरीबी मोदी जी हर दिन बोलता है, ठीक है, एक रिपोर्ट भी नीति आयोग निकाला था, ठीक है, कि अब 5% गरीबी रह गया है। तो अगर इस तरह का कोई भी सूचकांक पूछ ले, ठीक है, जो आपका एक बहुआयामी रिपोर्ट निकालता है तो नीति आयोग ही निकालती है। ठीक है, तो नीति आयोग को बिल्कुल भी समझते हैं। नीति आयोग का सीईओ कौन है, वी आर सुब्रमण्यम है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसका स्थापना कब किया गया था, तो क्या कहिएगा योजना आयोग को खत्म करके जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। चलिए आते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, विश्व भर में महिला को जागरूकता करने के लिए, महिला के लिए हक हिस्सा के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसको अवगत कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हुआ क्या था, चलिए थोड़ा सा इसको आपका इतिहास लेके चलते हैं। देखिए कहिएगा कि इतिहास खाली बताता है, इतिहास बताने से ना आपका बहुत सारा चीज, अगर आप हमको रेगुलर देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर देख रहे हैं रेगुलर हर चीज को, अगर खाली मेरे को सुन लीजिएगा ना, तो अगर आपको भी सेट मारने होइएगा, एग्जाम देने जाइएगा, अगर मेरे ही कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इतिहास से होता कुछ नहीं, मगर इसके बिना कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी नहीं बनेगा, चीज को समझ नहीं पाइएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े पूछता है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया, ऑब्जर्व नहीं पूछता है, आपको थोड़ा सा रिलेट करके पूछेगा। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा चीजों को एक पृष्ठभूमि पता होना चाहिए। तो हुआ क्या था, 1908 में जो है ना सबसे पहले आपका मजदूर आंदोलन हुआ। कहां पे हुआ था, अमेरिका में। एकदम बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, जहां पे महिलाएं रोड पे उतरी थी, लगभग 15,000 महिलाएं। ठीक है, 1908 की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कहां पे, अमेरिका में। तो फिर क्या हुआ, 1909 में फिर ये सारे महिलाएं एक जगह एक साथ होकर के ये दिवस मनाना प्रारंभ किया। फिर रशिया के साथ भी 1917 में, वहां पे रशिया जानते हैं ना आप लोग, रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, ठीक है। तो वहां पे भी महिलाएं एकजुट हुई थी, और इसी को लेकर के यानी सबसे पहले इसका इतिहास 1908 में देखा जाता है, और 1909 में सबसे पहली बार ये मनाया गया था। और क्यों दिखा जाता है, क्या कहिएगा, अमेरिका में महिला का जो मजदूर आंदोलन था महिलाओं का, बहुत जबरदस्त हुआ था, ठीक है। और तभी से ये करके आपका 1909 में ये पहली बार मनाने की बात हुई थी। क्यों हुई थी, महिला मजदूर अपना आंदोलन कर रही थी, कहां पे, अमेरिका में, ठीक है। तो उसको फिर मान्यता कब दिया, तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में इस महिला दिवस को क्या कर दिया गया भाई, मान्यता दे दिया गया। तो 1900 मनाते तो हैं 1909
1911 से, ठीक है। 1908 में घटना हुआ था, 1909 में हम लोग बनाना प्रारंभ किए, ठीक है ना। और फिर 1917 में इसको और ज्यादा क्या बल मिला, क्यों? अब रसिया में जो हुआ था आपका युद्ध, ठीक है। और 1975 में आपका क्या हो गया, यूएनओ के द्वारा आपको इसको मान्यता दे दिया गया, और सबसे हम लोग क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। समझ गए? यूएनओ के द्वारा अगर कहेगा कि मान्यता कब दिया गया, तो कहिएगा 1975 में। मनाते कब से हैं? 1909 में। और घटना क्या हुआ था, तो महिला मजदूर जो अमेरिका में क्या कर रही थी, मजदूर सब आंदोलन कर रही थी, उसी में बहुत सारी महिला मिलकर के एक दिवस के रूप में मनाना शुरू की थी, ठीक है। इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, तो क्या कहिएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन। देखिए अभी हाल फिलहाल में कल भी आपको एक रिपोर्ट बताए थे वर्ल्ड बैंक का, बताए थे ना कि आज भी पुरुष के मुकाबले में महिला को 60% ही न्याय मिलता है ना। आज भी महिला के प्रति जो इसके शोषण हो रहा है महिलाओं पे, ठीक है, आज के दिन में भी इस पे जो इन्वेस्ट होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा है। कितना तो बताइए हो रहा था, 10 मतलब 3.33% के करीब करीब हो रहा है। तो इसे क्या बोल रहे हैं कि महिलाओं पे जो भी शोषण हो रहा है इसको अधिकार नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्ट करने का जरूरत है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसी से याद रखिएगा कि इन्वेस्ट इन वुमेन, वुमेन का अधिकार के लिए जो भी आपका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में क्या है, पैसे खर्च करने का जरूरत है महिला पर। जब तक आप अधिकार के लिए इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बार का थीम क्या रखिएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2024 के महिला दिवस का थीम क्या कहिएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्राम रखा गया है। 2024 का वो महिला दिवस का थीम रखा गया है, ठीक है। तो जो भी महिला दिवस, देखिए दो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता है। एक देखिए, एक ये हुआ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे मनाते हैं 13 फरवरी को, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एक होता है बालिका दिवस, जो आपको कितना, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये आपको ये सारा चीज, ये इतना तो डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फंस जाइएगा कि ये कहाँ हो गया। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो यूएनओ के द्वारा 1975 में इसको मान्यता दिया गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई, बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं भैया, ये अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं, इंदिरा गांधी पहली बार क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, नहीं समझिएगा तो कंफ्यूजन में फंस जाइएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत का 14 खिलाड़ी बन गए हैं, और तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये बात समझ जाइए। तो कौन बने हैं, रविचंद्र आश्विन है, तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के ऐसे खिलाड़ी हैं रविचंद्र आश्विन, जो क्या किए भैया, आपका 100 मैच खेलने वाले, टेस्ट खेलने वाले बन गए हैं। तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो रविचंद्र आश्विन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए। ये उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में आपका हो रहा था, धर्मशाला में मैच, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ अभी चल रहा है, 5वें टेस्ट में आपका ये हासिल क्या किया भैया, प्राप्त किया। किसने किया, तो रविचंद्र आश्विन। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी हैं जो 100 टेस्ट मैच खेली है। इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। रविचंद्र आश्विन साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पदार्पण किया था, और फाइनली जाकर के 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। और साथ साथ एक चीज हुआ है, इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे जॉनी बेयरस्टो, ठीक है। तो जॉनी बेयरस्टो को भी याद रखिएगा, ये भी इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले, इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेलना था। तो 2 आदमी था जो जॉनी बेयरस्टो था, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के लिए 100वां टेस्ट मैच खेल रहा था, एक जॉनी बेयरस्टो निकल के, और दूसरा रविचंद्र आश्विन जो भारत के हैं 14वें खिलाड़ी बन गए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। अब आते हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल 9 टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए अपना भारतीय। तो देखिए ये है यशस्वी जायसवाल, ठीक है। सबसे अधिक 1000 रन टेस्ट में जल्दी लगाने वाले कौन बन गए, यशस्वी जायसवाल बन गया। कितने मैच में भैया, 9 मैचों में, ठीक है। ये उपलब्धि किया ये बंदा। तो ये दोनों बात याद रखेगा, यशस्वी जायसवाल 1000 रन टेस्ट में सबसे फास्ट लगाने वाले 9 मैचों में कौन है, यशस्वी जायसवाल है, ठीक है। अब आते हैं और एक क्वेश्चन है क्रिकेट में, दक्षिण अफ्रीका की सबसे तेज गेंदबाज है, ठीक है, उसका नाम है आपका सबीना इस्माइल, ठीक है। क्या कहिएगा, सबीना इस्माइल नाम है। उसने क्या किया भैया, सबसे अधिक फास्ट बॉल फेंक, मतलब महिलाओं में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली बन गई है। कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की। क्या नाम है इसका, सबनीम इस्माइल है। तो क्या कहिएगा, सबनीम इस्माइल पूरे विश्व की एक ऐसी महिला है जो सबसे तेज फास्ट गेंद फेंकी है, ठीक है ना। हम लोग पुरुष में पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से महिला में भी है, सबनीम है, दक्षिण अफ्रीका की है, सबसे तेज फास्ट बॉल फेंकी है, ठीक है ना। तो ये आपका तीनों चीज, यशस्वी जायसवाल हो, रविचंद्र आश्विन हो, और सबनीम इस्माइल हो, ठीक है। इसको आपको याद करके चलना है। आगे चलते हैं, यूएस गोल्फ एसोसिएशन
में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो गोल्फ जानते हैं, बहुत महंगी खेल होता है। हम लोग के यहाँ पे जानते हैं जिब मिल्खा सिंह गोल्फ खेलते हैं। एक था मिल्खा सिंह, वो धावक थे, याद एकदम गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ये जिब मिल्खा सिंह है, ये भी गोल्फ करते हैं। अदिति अशोक है, ये भारतीय है, ये भी गोल्फ करते हैं। तो आप बहुत महंगा खेल होता है। एक टाइगर वुड्स है, अमेरिका के हैं, ये जो है ना इसका बहुत रिकॉर्ड है, 10-10 साल 5-5 साल जो है अपने टॉप का पोजीशन हासिल किया हुआ था। ठीक है, तो उसी का गोल्फ का एसोसिएशन बॉब जोन्स है। ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को। तो अमेरिका का खिलाड़ी है। बहुत बार पूछ देता है टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, टाइगर वुड्स अमेरिका के हैं, गोल्फ खेलते हैं, और इसको इस बार का जो है बॉब जोन्स पुरस्कार देने से घोषणा किया गया है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये है टाइगर वुड्स। समझे, ये इसका नाम क्या है ना, ये बहुत बार 2002 से लेके मतलब लंबा समय तक जो है पूरा अपना रिकॉर्ड अपने हाथ में ही रखा है। तो ये सारा चीज को लेकर के इसका अपना क्या है भाई, अपना एक इंपोर्टेंट बना हुआ रहता है। आता है देश का पहला GAI टीचर का नाम क्या है। ठीक है, GAI या AI दोनों में से कहीं भी मिलेगा तो लफड़ा। GAI का मतलब जेनरेटिव होता है। जेनरेटिव करने का मतलब है कोई भी चीज और अभी आप सीख ही रहे, आगे बढ़ ही रहे। ठीक, तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो टीचर का नाम क्या है, तो भारत की पहली ऐसी जो टीचर हो गई हैं, कैसा हो गई भाई, आर्टिफिशियल टीचर हो गई हैं, और ये पढ़ा भी सकती हैं और अच्छा खासा पढ़ा सकती हैं, कई भाषा में पढ़ा सकती हैं। ये कौन कौन भाषा में पढ़ाएंगे, देखिए ये बात कर रही हैं। और ये चीज कहाँ पे हुआ है भाई, आपका केरल में हुआ है। ठीक है, केरल में हुआ है। केरल का राजधानी का तिरुवनंतपुरम में है। वहीं पे आपका एक स्कूल है, और वहीं पे आपका स्कूल लॉन्च किया गया है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में देश का पहला GAI रोबोट टीचर आइरिस, इसका नाम क्या है भैया, आइरिस है। क्या कहिएगा, आइरिस। आइरिस जानता है ना, हम लोग के आंख में आइरिस होता है जो क्या है, कलर को कंट्रोल करता है। तो वही कंट्रोल आइरिस से याद रखेगा कि कंट्रोल करेगा सारा चीज, है ना। तो आइरिस, तो यही आइरिस का क्या नाम, ये क्या है, रोबोट है जो आपका AI आर्टिफिशियल GAI पर आधारित है। और पहला कहां पे लगा है, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल है, वहीं पे आपका इसको लॉन्च किया गया है। ये 3 भाषा में पढ़ा सकती है, हिंदी पढ़ाएगी, अंग्रेजी पढ़ाएगी, मलयालम। केरल का भाषा मलयालम है तो मलयालम हो गई। ये 3 भाषा कब से कब तक पढ़ाएगी, तो नर्सरी क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे को ये पढ़ा सकती है। अब समझ जाइए, एक किससे कब तक, नर्सरी क्लास से, नर्सरी से 12 क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकता है। 3 भाषा में पढ़ाएंगे। कहां पे लगा है, बिल्कुल भी याद रखिएगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली न्यूज एंकर आपका बनी थी लिसा। कहां पे, उड़ीसा का एक न्यूज चैनल है, वहीं पे बहुत बार पूछा गया कि पहले न्यूज एंकर कौन थे। तो ये एजुकेशन से संबंधित है, तो पूछ लेगा। क्या नाम है इसका, आइरिस रोबोट का नाम है, जो पहला AI है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में केरल में लगाया गया इसको। ठीक है ना, इसका लॉन्च हो गया है ना। कौन क्लास के बच्चे को, तो क्या कहिएगा, नर्सरी से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकती है, 3 भाषा में पढ़ाएगा। और ये क्या है ना, पढ़ाते समय में ड्रग्स हो या हिंसा हो, इसके कंटेंट को भी वो क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। बहुत जनरेटिव AI समझते हैं, तो आप वही है। तो AI को बिल्कुल भी याद रखेगा। ChatGPT आपका ओपन AI शुरू किया था, और तब से लेकर के आप आगे आगे एक से एक कहानी आपको रोबोट देखने को मिल रहा है, एक से एक आपको चैटबॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी आपको बताया था हनुमान चैटबॉट आया, भारत GPT आया। तो ये सारा चीज अभी आपका भाषणी आपका ये क्या है, ये सब सारा AI पे आधारित है। तो अब AI का एडवांस रूप क्या हो गया, GAI है। ठीक है, तो GAI का बिल्कुल भी फुल फॉर्म याद रखेगा। G का मतलब होता है जेनरेटिव, A का मतलब होता है आर्टिफिशियल, I का मतलब होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये सारा चीज। और आपका जो है अभी जो चौथी जो क्रांति आपका घुस रही है, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ये आपका AI पर ही आधारित होगा। ठीक है ना, तो GPT का और GAI का फुल फॉर्म याद रखेगा। GPT का होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर GPT, और GAI का होता है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। पहला टीचर का नाम क्या कहिएगा, तो आइरिस है। आइरिस आंख से याद रखेगा। ठीक है, कलर उलर को कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है, तो आइरिस से, क्योंकि भैया पढ़ाई लिखाई क्या है, पढ़ाएंगे टीचर कंट्रोल लेना करती है। तो ये सारा चीज से आपको याद रख सकते हैं। लोकल करेंसी में व्यापार के लिए RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझिए कि देखिए, हम लोग व्यापार करते हैं, एक देश अभी भुगतान संतुलन पर आ रहे थे ना, तो वही चीज है। अभी समझिए, एक देश दूसरा देश से व्यापार करेगा। मान लीजिए कोई ये देश है A है, ठीक है, और ये कोई देश है B देश है। ठीक है, अब यहाँ पे चलता है रुपया, और यहाँ पे इंडोनेशिया में चलता है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे जब व्यापार करेंगे, अगर लोकल करेंसी पे व्यापार पर समझौता नहीं होगा, तो कौन करेंसी पे करेंगे, डॉलर पर करेंगे, जो करेंसी को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अब डॉलर कब होगा, जब इस देश के पास भी होगा, इस देश के पास होगा। इसी वजह से देखिएगा, बहुत सारे देश, हम लोग के साथ भी यही स्थिति था 1991 के समय में, जब अवमूल्यन भी किए थे। और उस टाइम जो हम लोग LPG लेके आए थे, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन, और ठीक है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये LPG आया था ना नरसिम्हा राव की सरकार में। तो ये आया था, ये क्या था, ये यही था कि अपने देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं था। अब विदेशी मुद्रा नहीं होगा तो आप दूसरे देश से कोई सामान नहीं मंगा सकते, तो आपका देश का अर्थव्यवस्था कहां जाएगा, बर्बाद होगा ना। तो क्या है ना कि दो देश के बीच अब क्या है कि आपको ट्रेड करना है, अगर अच्छा
आप दोनों देश के बीच संबंध है, तो लोकल करेंसी से व्यापार कीजिए, आपका जो विदेशी मुद्रा का जो लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या हो जाएगा, दो देश के बीच आपका कई तरह का संबंध डेवलप होगा, सांस्कृतिक संबंध होगा, व्यापारिक संबंध होगा, ठीक है ना, बहुत तरह का संबंध होगा। वहां पे आपका जो भी आपका पर्यटक भी आना जाना करेंगे। तो इस तरह का अभी आरबीआई का जो है हम लोग के शक्तिकांत दास और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय बैंक है उसके जो है प्रमुख है, आए थे मुंबई में, कल ही का घटना है, और एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ है। और क्या बोला गया है, एमओयू पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर किया है, और हस्ताक्षर करके जो है ये बोला गया कि हम लोग जो है ये भारत और कौन, इंडोनेशिया लोकल करेंसी पे हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। सारा चीज हो गया है, और इसका मतलब ये होता है ना कि आपका एक व्यापक विस्तार पूर्वक सारा चीज को इस पे रखा जाता है कि कैसे कैसे व्यापार होगा, करेंसी का कैसे आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो इस तरह का करने वाले इंडोनेशिया हम लोग के बहुत पड़ोसी हो जाएंगे, तो हम लोग के लिए बहुत क्या होगा, अच्छा होगा। तो ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखेगा। तो इंडोनेशिया और भारत लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए क्या करेंगे भैया, तो अपना एमओयू पर क्या किया भैया, हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। वहां का इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। अपना राजधानी कहाँ लेके जाने वाला है, कालीमंताना लेके जाने वाला है। वो कहाँ पे है, आपका बोर्नियो द्वीप पे है। तो यही है अर्थव्यवस्था। निर्यातों और आयातों से संबंधित घरेलू मुद्राओं को क्या करेंगे, घरेलू मुद्राओं में बिल और भुगतान करने के लिए सुविधा देगी। इससे रुपया और इंडोनेशिया के मुद्रा के विदेशी मुद्रा विनिमय पर क्या होगा भाई, बाजार के विकास पर मदद मिलेगी, ठीक है। तो वहां के अभी नया राष्ट्रपति बने हैं, पहले यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, जोको विडोडो थे। और इंडोनेशिया को ये जानिए, इंडोनेशिया पूरे विश्व के तीसरे बड़े लोकतंत्र में आता है, और इस बार इंडोनेशिया इतिहास रच दिया है, ठीक है। इतिहास क्या रचा है, अपने वहां पे जो है ना एक दिन में पूरे देश में इलेक्शन करवा दिया था राष्ट्रपति का, और अभी उसके नया राष्ट्रपति बने हैं आपका प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसको याद रखिएगा, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सुबियांतो है। एक दिन में इलेक्शन करवा करके इतने बड़े लोकतंत्र में इतिहास रच दिया है। विश्व के तीसरे बड़े लोकतंत्र के रूप में माना जाते हैं। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, ठीक है। आसियान का मुख्यालय वहीं पे है। इस बार आसियान का बैठक भी आपका 2023 में वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 9 मार्च को। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।